नमस्कार। आज एक साथ तीन तीन पर्व हैं। अंबेडकर जयंती है, बैसाखी है, महावीर जयंती भी है। तो आज के इन त्रिदिवसीय फेस्टिवल की आप सबको शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर के जीवन पर उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल पॉलिटिकल वर्ल्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर, और आज भी उनकी क्या रेलेवेंस है, और वैयक्तिक जीवन में भी हम किस तरह से उनके विचारों को और उन्होंने जो संघर्ष किया है उसे हम कैसे अपने निजी जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भारत के सोशियो पॉलिटिकल नक्षत्र में अगर हम कुछ विचारकों और कुछ लीडर्स को देखें तो उनमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम वन ऑफ द बेस्ट नेम्स, वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेम्स में आता है। उनको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। वो एक्टिव थे अर्ली 20th सेंचुरी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों ने भारत में पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संस्था को बनाया था जिसमें भारत के ही अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग अपनी शिकायतों को, अपनी कंप्लेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अंग्रेज़ी सरकार के सामने रखा करते थे, और फिर जो भी है उस पर विचार विनिमय और जैसा भी उन्हें फैसला लेना होता था वो लिया जाता था। तो धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई, इसमें बहुत लोग शामिल होते गए, और अर्ली 20th सेंचुरी में ये काफ़ी बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसी संस्था बन गई थी जिनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करना है, भारत को आज़ाद कराना है। तो साइमल्टेनियसली अंग्रेज़ों के ही इस दौर में कई दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस बनी। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक इस पक्ष पर बात करना चाहूँगा कि क्या आवश्यकता हुई अंबेडकर साहब को एक नया मूवमेंट, एक नया सोशल मूवमेंट खड़ा करने की, जबकि हिंदुस्तान में काफ़ी कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कर रही थी, उसके अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थी। भारत में जो मुख्य धारा के मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिन्हें कई लोग सनातन धर्म के लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बेसिकली हिंदू शब्द ही उन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनका एक बड़ा तबका, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा गया, जिन्हें अछूत कहा गया, जिन्हें छोटी जात कहा गया, जिन्हें बाय एंड लार्ज शूद्र जाति कहा गया, गांधी जी ने एक नया नाम दिया हरिजन, और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत अलग ही थे। वो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से थे, वो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड सेक्शन से थे, वो बैकवर्ड क्लास में आते थे, वो अछूत जाति में आते थे, और उनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत कम योगदान था। तो अंबेडकर साहब की सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, वो यही है कि इन सब छोटी छोटी अलग अलग सेक्शंस को उन्होंने एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया और इनके अधिकारों की बात की, इन्हें जस्टिस दिलाने की बात की। उनका एक बहुत बड़ा काम था जो कि उस तरह से पूरा नहीं हुआ। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे, शायद 1927 की बात है, तब उन्होंने हरिजन के लिए या अनटचेबल्स के लिए या यही इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिसका विरोध गांधी जी ने बहुत ज़ोर से किया था, अनशन भी किया था, और फिर एक पूना पैक्ट हुआ और ये बात समाप्त हो गई। तो अगर उस वक्त भी ऐसा हो जाता कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाता तो शायद अच्छा होता, बुरा होता, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इतना एग्रेसिवली काम किया था और समाज के इस अवहेलित वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने तरह तरह के संस्थाएं बनाई। बाद में आज़ादी के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। आज़ादी के बाद उन्हें एक लीडर चुना गया इंडिया के संविधान को बनाने के लिए। उस एरिया में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेतृत्व उन्हीं के द्वारा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को
स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था जिसे सभी लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते। तो वो जिस वर्ग के नुमाइंदे थे, वो जिस वर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दलित वर्ग खासकर, उनके लिए शायद ये ज़रूरी हो गया था कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकारें। और उसके बाद उन्होंने इस बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस थे उसे अटेंड की, कुछ पुस्तक भी लिखी, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, और इस तरह से उनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है समाज के इस वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए। उनकी पूरी कोशिश थी और उनका कहना भी था कि एजुकेशन के ज़रिए ही चेंज लाया जा सकता है। तो ये जो अवहेलित सेक्शन है समाज का, जिस पर बरसों से बड़े लोगों की नज़र नहीं गई है और उनसे सिर्फ छोटे और मामूली काम ही लिए जाते रहे हैं, अगर उन्हें और अधिकार देने हैं, अगर उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, तो सबसे पहले उन्हें एजुकेट होना पड़ेगा। तो उनके लिए मुफ्त शिक्षा का इंतज़ाम, उनके लिए कम पैसों में शिक्षा का इंतज़ाम, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इन्हीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेट करने की प्रेरणा भी देते रहे। उनके माध्यम से ये काम आज भी चल रहा है। जो हमारे देश का इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके एक प्रकार से मसीहा यही डॉक्टर अंबेडकर हैं। जय भीम का नारा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने ब्रीफ में इनके कंट्रीब्यूशन की बात की। तो अब जो मुख्य बात आती है वो ये है कि भारत का ये सेक्शन क्या था पहले, जब भारत में दूसरे किस्म की सामाजिक व्यवस्था थी, और आज़ादी के बाद क्या हुआ, और अभी क्या हो रहा है, और क्या यही तरीका है जिस तरीके से हमने आज़ादी के बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन देके सुविधाएं दी हैं, क्या वही तरीका आज भी लागू होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो भारत की इकोनॉमिक्स को लेकर, वो आज भी वही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की तादाद हिंदुस्तान में आज भी इतनी ज़्यादा है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हम टोटालिटी में हम एक गरीब देश ही कहलाए जाते हैं, जो कि हमारे समाज का नियरली 30% हिस्सा 1000 रुपये कम महीने की आमदनी में जी रहा है। बड़े शहर में 1300 या 1400 रुपये और छोटे शहर में 900-1000 रुपये। ये बिलो पॉवर्टी लाइन की एक मापदंड बनाया गया है, जो कि अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। पर समाज के सामने ये भी बड़ा प्रश्न है कि इस सेक्शन को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस सेक्शन को कैसे सामने लाया जाए। क्यों नहीं सभी लोगों को शिक्षा मिलती, क्यों नहीं सभी लोगों को रोज़गार मिलता, क्यों नहीं सब लोगों को इस तरह से काम मिलता कि जो वो चाहते हैं, उन्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रोज़गार से मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता। कहाँ गड़बड़ी है और क्या उसे ठीक किया जा सकता है, ये सब बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर तो बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे विचारक इस पर अपने अपनी बात रखते आए हैं, पर अभी तक इसका कोई हल हुआ नहीं है और अभी तक इसका कोई बहुत ही सही मायने में जो इसका सलूशन होना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। कभी इसको गाली दो, कभी इस सेक्शन को गाली दो, कभी उस सेक्शन को गाली दो, ये सब चलता ही रहा है। लेकिन अभी तक हम उस नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं कि कैसे अवहेलित समाज को बराबर न सही लेकिन फिर भी इज्जतदार जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित करें। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जोर अपने जीवन में कास्टिज़म के ख़िलाफ़ रहा है। उन्हें हिंदू समाज का जो कास्टिस्ट अप्रोच था उससे बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये अंग्रेज़ी शासनकाल में भी ऐसा रहा कि अंग्रेज़ों ने भी भारत के कास्ट सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए थे। तो ये कास्ट सिस्टम दरअसल है क्या? क्या इसमें कुछ आइडियल बात थी जब ये शुरू हुआ था? इस पर थोड़ा सा पहले प्रकाश डालना चाहूँगा, फिर आगे की बात वो जो सवाल मैंने ही उठाए हैं उन सवालों पर थोड़ी सी रोशनी भी डालना चाहूँगा। दरअसल अगर हम पूरे ह्यूमन सोसाइटी का इतिहास देखते हैं और जर्नी देखते हैं, तो बहुत समय पहले ही जो वाइज लोग हैं, न सिर्फ भारत के बल्कि हमारे सामने एग्जाम्पल यूनान का भी है, पुराने चीन का भी है, रोम का भी है। ये 4 प्रकार की कैटेगरीज़ में ह्यूमन बींग्स को डिवाइड किया गया। ये पाया गया कि ये 4 ही प्रकार की कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम
विभक्त कर सकते हैं व्यक्तित्व को और व्यक्ति को, और जिसके नाम इस प्रकार से बने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, और इन वर्ण को वर्ण क्यों कहा गया? संस्कृत में वर्ण का सीधा मतलब होता है रंग। तो ये रंग बाहर का रंग नहीं है, ये रंग भीतर का रंग है। मेंटल टाइप हम कहेंगे उसे। अगर हमें टाइप्स में डिवाइड करना हो मनुष्यों को, तो ये टाइप्स हैं। वाइट ब्राह्मण के लिए चुना गया, रेड क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए येलो या पीला, और शूद्र के लिए काला। तो इसमें ऊंच नीच या भेदभाव वाली बात तब नहीं थी जब ये शुरू हुआ था। अगर हम इसे ऐसे समझें कि कब शुरू हुआ था, जब ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में थी, तब ज़्यादातर लोग अपने भुजबल से और अपने हाथों से ही काम करते थे और लड़ते थे। जीवन क्या था? खाना पीना, बच्चे पैदा करना और दूसरे ट्राइब्स के साथ लड़ना। जीवन ट्राइब्स में था, इसलिए पहला जो बेसिक कम्युनिटी बनी होगी वो वॉरियर कम्युनिटी ही बनी होगी। क्षत्रिय दल ही पहला दल बना होगा, और उसके साथ साथ ये जो उससे कमज़ोर वर्ग है, जो सिर्फ हाथ और पैर से काम करते थे, यही बना होगा। ये एक साथ चारों वर्ण बने होंगे ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ 20,000 साल पुरानी, जब मनुष्य समाज अभी बस बन ही रहा था। तो इन्हीं क्षत्रियों में से कुछ लोग जो बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते चले गए, उनमें एक चेंज आता गया। उन्होंने पहले शस्त्रों को ही, शस्त्र यानी वेपन्स के इजाद में कंट्रीब्यूट किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ ईश्वर से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं या ऋचाएं या ईश्वर से कनेक्ट होने वाली विद्या को पहले धीरे धीरे शुरू किया। फिर उसमें एक सेक्शन महारत हासिल करता गया, और वो विप्र कहलाए या ब्राह्मण कहलाए। और समाज में कुछ लोग जो हैं वो ऐसे बने जो ट्रेड करते थे, कॉमर्स की एक्टिविटीज़ करते थे, सामान इधर से उधर बेचना और उससे पैसे बनाना। तो इस तरह से उनकी मानसिकता वैसी बनती गई और वो वैश्य कहलाए। और ठीक ऐसे ही जो फिजिकल लेबर का काम करते रहे, मजदूर, किसान, या इवन जो समाज में मैला ढोने का काम है, या छोटे छोटे ऐसा काम है जो समाज के जो रूलर्स थे वो नहीं करते थे, ट्राइब्स के जो रूलर्स थे वो नहीं करते थे। तो जिनके पास सिर्फ श्रम बल था, जिनके पास सिर्फ हाथों और पैरों की शक्ति थी, उन्होंने उस काम का जिम्मा लिया और वो शूद्र कहलाए। तो ये बहुत बेसिक ब्रॉड डिवीजन बना मनुष्य जाति में काम को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे जिस सेक्शन ने कंट्रोल करना शुरू किया, सबसे पहले तो क्षत्रियों ने ही कंट्रोल करना शुरू किया है। क्योंकि जीवन में उस वक्त जब ट्राइबल कल्चर था, सारी चीज़ें भुजबल से ही तय होती थी, तलवार से तय होती थी, लड़ाई से तय होती थी। तो लड़ना अनिवार्य था। जो लड़ नहीं सकता था वो कमज़ोर था। इसीलिए क्षत्रियों की ये जिम्मेदारी बनी कि वो औरतें और बच्चे और कमज़ोरों की, वृद्धों की सुरक्षा करें। फिर धीरे धीरे जब समाज और थोड़ा सा एडवांस होता गया, तब नई नई चीज़ों का इजाद हुआ, जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ, जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल हुआ। तब ये जो विप्र समुदाय डेवलप होता गया। उन्होंने फाइट करने की या वेपन्स में भी एक चेंज लाना शुरू किया। पहले तो सीधे पत्थर से लड़ते थे, फिर पत्थर को धारदार बनाना, फिर तलवार बनाना, फिर भाले बनाना, ये सब इन्हीं विप्रों के माध्यम से हुआ। और फिर जब कुछ नियम कानून बनाए गए कि शादी कैसे करें, बीवी बच्चे कैसे पालें, कौन जिम्मेदारी लेगा, पैसे तब उस तरह से नहीं थे जैसे आज है, लेकिन फिर भी बार्टर सिस्टम था, किसको क्या मिलना चाहिए, इस तरह के जो नियम और संहिताएं बननी शुरू हुई, वो भी विप्रों के माध्यम से हुआ। तो ऐसे करके समाज चलता गया। और एक वक्त आया जब ये क्षत्रिय रूल से धीरे धीरे चेंज आया और ये विप्र के कंट्रोल में समाज आना शुरू हुआ। और जब विप्र का कंट्रोल बढ़ा, तभी धर्म शास्त्र बने, तभी ये कास्ट सिस्टम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लाने की कोशिश हुई। वो बहुत आइडियल सिस्टम शुरू में रहा होगा, एटलीस्ट सोच के लेवल पे तो रहा ही होगा। ऐसा एक पुराना श्लोक है जिसका अर्थ है कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं,
लेकिन दीक्षा के बाद, साधना सीखने के बाद, ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो सही अर्थ में ब्राह्मण उसी को कहा जाता था जिसने ब्रह्म ज्ञान या पंडा ज्ञान प्राप्त किया। ये दौर था जब उपनिषद काल का दौर कहेंगे, अरण्यक का दौर कहेंगे, जिसमें क्षत्रिय लोग, जो नोबल क्लास के लोग थे, वो अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के ख़ास उम्र में वन की ओर प्रस्थान करते थे, वानप्रस्थ जिसे कहा जाता था, और मिनिमम में रहना और तप करना, साधना करना और स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना, और फिर जो सीखा है, जो जाना है, उसे समाज में पहुंचाना। तो इस तरह से एक इस्टेब्लिश्ड वर्ण व्यवस्था बन गई। एक आइडियल सोसाइटी में इन चारों का एक रोल तय हो गया। ये सोशल बॉडी को ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हुए इस तरह की मिसाल या इस तरह की उपमा दी जाने लगी कि अगर हम सोशल बॉडी को एक बॉडी माने, एक शरीर माने, जैसे मानव शरीर है वैसा ही एक सामाजिक शरीर है, तो ब्राह्मण इसका मस्तक है। जैसे शरीर को कंट्रोल करता है मस्तक, यानी ये सिर ना हो तो शरीर कैसे काम करेगा। और ये जो चेस्ट है ये वॉरियर क्लास रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहीं से लड़ने की ताकत आती है, मन में भाव आते हैं और छाती में बल चाहिए, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए युद्ध करने के लिए आपकी छाती स्ट्रांग होनी चाहिए, ये कहा जाता है। ये एरिया क्षत्रिय का एरिया हुआ। उसी तरह पेट का एरिया वैश्य का हुआ, क्योंकि वैश्य की वजह से चीज़ें इकट्ठी होती है। होर्डिंग, वेल्थ की होर्डिंग भी ये वैश्यों की देन रही है हमेशा से। वैश्यों की वजह से ही चीज़ें इकट्ठी होती, खासकर वेल्थ या जो भी प्रॉपर्टी या दूसरी चीज़ें वो इकट्ठी करते रहे हैं, वो पेट उसका सिंबल है। और पेट के नीचे, जिसमें जनेंद्रिय भी शामिल हैं और हमारे पैर शामिल है, ये शूद्र का सेक्शन कहा गया। तो ह्यूमन बॉडी से हमने तुलना करते हुए या उपमा देते हुए हमने इस तरह से सोशल बॉडी को डिफाइन करने की कोशिश की। ये पुराने समय में, जिस वक्त इस देश में वैदिक संस्कृति थी, जिस वक्त इस देश में एक उन्नत सिविलाइजेशन थी, तो इस तरह से समाज को गाइड करने की, समाज को बनाने की कोशिश हुई। अब उस वक्त थोड़ी सी कट्टरता ये थी कि जैसे पूजा का स्थान है या मंदिर में सेलिब्रेशन का स्थान है या प्यूरिटी है, सैंक्टिटी है, तो उसमें शूद्र क्लास को थोड़ा सा अवहेलित रखा गया, क्योंकि उनकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। और ये बात उस वक्त अच्छे से समझी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहा है, फिजिकल हाइजीन और मेंटल हाइजीन दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अगर इस सेक्शन का हिस्सा बनता है, तो वो यहाँ भी अनहाइजीनिक कंडीशन या अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट को एनकरेज करेगा। इसीलिए उस सेक्शन को दूर रखा गया, समाज से दूर रखा गया। लेकिन ये सुविधा थी, मैं अर्ली टाइम्स की बात बता रहा हूँ, जब कास्टिज्म बहुत कट्टर नहीं था। ये सुविधा थी कि अगर शूद्र जाति का व्यक्ति है, वो पढ़ लिख लेता है, तो उसे ब्राह्मण के सेक्शन में या ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और वही क्षत्रिय कैटेगरी में भी आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सिस्टम बहुत कट्टर होता गया, तो जन्म से ही ये तय होता गया कि ये व्यक्ति इस सेक्शन का है और ये व्यक्ति इस सेक्शन का है, इस वर्ण का है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे डॉगमेटिक होती गई, और वो जो लिबर्टी थी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की, वो नहीं बनी। फिर बाद में जब इन्वेजन्स होने शुरू हुए, भारत में जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए आज से करीब 1500 साल पहले, और चूँकि हम लोग उस तरह से वॉर्स जीते नहीं, तब ये और ज़्यादा कट्टर होता गया सिस्टम। इसमें ये कहना ज़रूरी है कि चारों वर्णों को लेकर जो काम एंशिएंट सिविलाइजेशन में हुआ है, वो नाट्यशास्त्र के माध्यम से हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ड्रामा के ज़रिए, नाट्य के ज़रिए, ललित कलाओं के ज़रिए ये तय किया गया कि चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, वो इस पंचम वेद का हिस्सा बन सकता है और मुक्ति मोक्ष की राह पे चल सकता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य मुक्ति मोक्ष बन गया था जब विप्र ने कंट्रोल करना शुरू किया, और नाट्य शास्त्र और पंचम वेद या नाट्य वेद के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ऐसा सिस्टम बनाया गया कि सभी को
उस पर चलने के लिए एक खुला रास्ता मिला। अभिनय का कार्य करके, नट का कार्य करके भी आप मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चल सकते थे, चल सकते हो। ये बात उस वक्त कही गई, तो ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी बात थी। इसीलिए अभिनेताओं को उस वक्त शूद्र क्लास में रखा गया। लेखक और निर्देशक भी बेशक अगर वो ब्राह्मण थे, चूंकि लिखने का काम करने वाला तो ब्राह्मण ही कर रहा है, लेकिन अगर वो नाट्य लेखक कर रहे थे तो उन्हें कभी कभी ये तिरस्कार भी फेस करना पड़ता था कि आप शूद्र कैटेगरी के हैं। तो इस तरह से दिक्कतें रही। जो सीनियर या उच्च कोटि के ब्राह्मण खुद को समझते थे, उन्होंने इस तरह का डॉगमा चलाया ताकि अपना वर्चस्व रहे, जैसा कि हर समाज को चलाते वक्त रहता है। लेकिन फिर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, और ये जैसे जैसे इन्वेजन्स आते गए ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती गई। और फिर जब अंग्रेज़ों का काल आया भारत में, जब अंग्रेज़ों ने अलग तरीके से वाणिज्य के ज़रिए, व्यापार के ज़रिए इंडिया को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया, तब उनके सामने भी ये समस्या थी कि ये जो इतनी बड़ी ह्यूज मेजॉरिटी है अवहेलित समाज की, जिसे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, और वो सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, उनके साथ क्या किया जाए। चूंकि अंग्रेज़ों के पास उनकी यूरोपियन कल्चर का हिस्ट्री थी, यूरोपियन सिविलाइजेशन के तौर तरीके थे, और वो उसी यूरोपियन सिविलाइजेशन के मॉडल को इंडिया में अप्लाई कर रहे थे हर तरह से। वहीं पे ट्रेन आई थी, वहीं पे टाइपराइटर भी इन्वेंट हुआ था, वहीं पे मेडिकल साइंस भी आया, वहीं पे दूसरी चीज़ें आविष्कार हो रही थी, वो इंडिया में अप्लाई हो रही थी। वहाँ भी रिफॉर्मेशन और रेनेसां का जो एज आया था 15वीं सेंचुरी के बाद से, और उसके बाद ये लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के जो फाइटर्स थे, उसके जो क्रूसेडर्स थे, जिसमें रूसो प्रमुख थे, जॉन लॉक प्रमुख थे, उसके अलावा भी ढेर सारे जो फिलोसफर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिसके ज़रिए फिर डेमोक्रेसी नाम का एक सिस्टम आया 1688 में इंग्लैंड में। उसके बाद दूसरे शहरों में भी वो फैलता चला गया। तो उसी सेटअप को, उसी सिस्टम को इंडिया में भी अप्लाई करना था। तो उनके सामने मॉडल यूरोप का ही था अंग्रेज़ों के सामने, और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें वोटिंग राइट्स के लिए लोगों की ज़रूरत थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह से इंडिया में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए एनकरेज किया कई लीडर्स को। तो बेसिक एम अंग्रेज़ों का भारत का कोई वेलफेयर था या नहीं था ये अलग बात है, लेकिन चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप को लाना था, और ठीक है डेमोक्रेसी आज जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें सबसे अच्छी है, और उसके लिए ही ये जो संघर्ष है इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए, इसके लिए एक नए लीडर की ज़रूरत थी। तो उन्हें वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाई दिया, और तब उन्होंने इनके ज़रिए, इनके हकों के लिए, इनके अधिकारों के लिए जो भी मूवमेंट्स थे, जिस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत पड़ी, उस तरह से कार्य किया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए भी उन्होंने इन अवहेलित समाज के अधिकारों की बात कही, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी लाई, और तब से लेकर अभी तक वो चल ही रहा है। लेकिन रिज़ल्ट हमारे सामने बहुत अच्छे रिज़ल्ट तो हैं नहीं। ये अलग बात है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जैसा हमारा समाज है, अगर हम उसको कास्ट की दृष्टि से देखें तो आज के समय में ये कास्टिज़म क्या सच में एग्जिस्ट करता है, और क्या हमें उस तरह से कास्ट को देखना चाहिए? अगर हम ज्ञान की दृष्टि से ही देखें, अगर हम सनातन धर्म के मूल्यों को ही अपने जीवन में अप्लाई करते हुए देखें, तो ब्रह्म ज्ञान को या ब्रह्म के नॉलेज को अगर हम अप्लाई करते हुए देखें, तो हम यही पाते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ है वो उसी ब्रह्म का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही अभिप्रकाश है, उसी का एक्सप्रेशन है। इस धूल धूसरी धरती पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो उस ब्रह्म का एक्सप्रेशन नहीं है। ये उपनिषद काल से ही ये ज्ञान भारत में विकसित हुआ, और इसे तरह तरह से बड़े बड़े गुरुओं ने भी समाज में लाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि सोशियो पॉलिटिकल वजहों से ये बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, मगर फिर भी जो फंडामेंटल आइडिया है
ब्रह्म विज्ञान का जो फंडामेंटल आइडिया है वो यही है। उसके पीछे की मूल बात यही है कि वो चेतना, जिस चैतन्य सत्ता से ये पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है, वो कण कण में व्याप्त है। विज्ञान आज ये कह रहा है कि कण कण में ऊर्जा है। मामूली से मामूली कण में, मामूली से मामूली एक डस्ट पार्टिकल में भी ज़बरदस्त एटॉमिक एनर्जी है। तो एनर्जी तक तो हम बात कर ही लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं, ब्रह्म विज्ञान ये कहता है कि उस एनर्जी के पीछे भी चेतना है। तो चूंकि हम एक ही चेतना से आए हैं, एक ही ब्रह्म से आए हैं, एक ही शिव से आए हैं, तो ये इस संसार में हर व्यक्ति उसी शिव का ही अंश है। तो इसीलिए कोई भी अवहेलना के लायक नहीं है। अब जब तक समाज ऐसा नहीं बन पाता कि हर किसी को रोजगार मिले, हर किसी की बुनियादी ज़रूरत पूरी हो, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक हर किसी व्यक्ति को अपने लेवल पे, अगर उसके पास कोई संस्था है, उसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई NGO है या उसके पास सुविधाएं हैं, तो उसे इन जो वीकर सेक्शन है इसकी सहायता करनी ही चाहिए। ये एक सेवा का ही काम है। ये अपने ही परिवार में एक प्रकार से हेल्प करने की बात है। अगर मानव परिवार को हम एक परिवार माने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 भाई बहुत अच्छा खाते पीते रहे हों और अगर 5 भाई हैं तो बाकी 3 भाई भूखे और प्यासे अपना जीवन यापन करते रहें। ये अन्याय तो मानवीय न्याय नहीं हुआ। तो मानवीय न्याय क्या है कि बुनियादी ज़रूरत हर किसी की पूरी होनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं, ये जब तक हर किसी को नहीं मिलेगा, तब तक ये समाज कहलाने लायक नहीं बनेगा। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज तक हमारे समाज को समाज कहलाने लायक सभ्यता का या समाज का अभी तक फॉर्मुलेशन हुआ नहीं है। कोशिशें बहुत हुई हैं, राजाओं ने कोशिश की है, विप्रों ने कोशिश की है, कई बार प्रयास हुए हैं कि आइडियल सोसाइटी बने, उसका प्रारूप बना है, उसको लेकर शास्त्र बने हैं, लेकिन एक इस मिट्टी पर वैसा समाज अभी तक बना नहीं है। और आने वाले समय में ये मनुष्य जाति की जिम्मेदारी है, ये हर एजुकेटेड और इवॉल्व व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस दिशा में चिंतन करे और कैसे एक आदर्श मानव समाज बने, इस पर विचार विमर्श होना ही चाहिए। और उसके लिए जो भी करना है वो करना ही होगा। यहाँ अब दूसरी बात आती है कि क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम रिजर्वेशन देते रहें और कब तक देते रहें। इस पर कई बार बहस होती है, इस पर कई बार डिबेट्स होती हैं, झगड़े भी होते हैं। और एक सेक्शन तो ऐसा है जो थोड़ा अमीरों के पक्ष में है, वो यही कहता है कि जब तक हम फ्रीबीज कहते हैं, वो जब तक फ्री में हम कुछ देते रहें, तब तक कोई भी ग्रो नहीं कर सकता है, तब तक वो व्यक्ति या वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, ये बात सच है कि मुफ्त में कुछ भी दो तो उसकी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलना ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। ये जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के बहुत सारे सेक्शंस एंड सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी तो ठीक से मिलती नहीं है। तो हमें अपॉर्चुनिटी उन्हें दिलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। और उसके लिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड सोसाइटी है, उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो ही इनिशिएटिव ले सकते हैं। जब तक वो थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक ये जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, ये ऊपर उठ नहीं सकता। ऐसा कई फिलोसोफर्स, सोशल थिंकर्स ने कहा है कि धरती के पास इतना है कि सबकी जो नीड है वो पूरी हो, लेकिन धरती के पास इतना नहीं है कि वो ग्रीड को पूरा करे। एक सेक्शन ग्रीडी सेक्शन बन गया है, तो उनको अपने ग्रीड को कम करना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है बिलियनर बनने की या क्या ज़रूरत है ट्रिलियनर बनने की, ये एक बड़ा प्रश्न है। और समाज में उसी को हम सफल मानते हैं जो बिलियनर या ट्रिलियनर बन जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही टॉप एंगल से देखें, 360 डिग्री से देखें, तो आप पाएंगे कि वो जो बिलियनर या ट्रिलियनर बना है, वो बहुत लोगों के हक को छीन कर ही बना है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का रेलेवेंस आज के समय में क्या है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वैयक्तिक जीवन में जितना हो सके हमारे आसपास जो भी अवहेलित समाज के लोग हैं,
उन्हें हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं वो करें। और सबसे बड़ा हेल्प और सबसे बड़ा सपोर्ट जो खुद अंबेडकर साहब चाहते थे वो है शिक्षा। मैं खुद अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो इस सेक्शन से आते हैं, अगर हम अपने घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट को देखें, वॉचमैन को देखें, ड्राइवर को देखें, और इस तरह के जो छोटे काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग वाला काम कर रहे हैं, उनके परिवार और उनके बच्चों को देखें तो उनमें बाय नेचर एजुकेशन के प्रति गहरा लगाव नहीं है। ये बहुत सैड पार्ट है। वो बहुत जल्दी इससे भागते हैं। उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि उनका वो जो IQ है वो डेवलप्ड नहीं है, उनका वो जो पूरा माइंड बॉडी मैकेनिज्म है वो उतना इवॉल्व नहीं है, वो बाय नेचर श्रम के ही लायक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व करने के लिए, जो पुराने कास्ट की सिस्टम को बनाने वालों ने किया था। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ लेबर के काम से ही खुश रह सकता है और वो लेबर के काम के ही लायक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को शिक्षा दी जाए। शिक्षा ये भी तो है कि आप एक अच्छे हाउसकीपर बने, शिक्षा ये भी तो है कि आप एक अच्छे मेड सर्वेंट बने, शिक्षा ये भी तो है कि आप एक अच्छे वॉचमैन बने। शहरों में वॉचमैन की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए फिजिकल लेबर ही तो चाहिए। ये भी तो शिक्षा का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे समझना ये है कि शिक्षा कैसी हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पुराना भारत का गुरुकुल सिस्टम था, उससे हमें इंस्पायर होके एक नए एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस मेंटल टाइप का है उसे वैसा ही एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो जल्दी रोजगार पा सके। तो मेंटल टाइप छोटी उम्र में तय हो जाता है, उसके लिए समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी खास उम्र में 12, 13, 14, 15, 17 तक या 18 तक की आयु तक हम एजुकेशन दें और उस दौरान ये चेक करें कि ये व्यक्ति किस लायक है। अगर वो आगे पढ़ने लायक है तो उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसे समान अधिकार, उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वो आगे काम करे, पढ़े। ऐसा हो भी रहा है बहुत सारे एरियाज़ में, जिसमें हम मेडिकल वर्ल्ड देखते हैं, इंजीनियरिंग वर्ल्ड देखते हैं, वकील की दुनिया देखते हैं, मैनेजमेंट की दुनिया देखते हैं, इवन राजनीति देखते हैं। वहाँ पे इस तरह के लोग काम कर रहे हैं और उन्हें रिजर्व्ड सीट्स मिलती हैं। उसके अलावा IAS की दुनिया है, वहाँ भी लोगों को आरक्षण के ज़रिए सीट्स मिल जाती है। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों 27% लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ये क्या हुआ है हमारे समाज को कि हम उन लोगों को बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करवाने के लिए हमारा मुख्य समाज सक्षम नहीं है। तो पहले उस दिशा में सोचना चाहिए, उसके बाद दूसरी तरक्की सोचनी चाहिए। तो ये बजट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि आपको एक ख़ास बजट अलॉट करना होगा इस तरह के स्कीम्स पे, इस तरह के डेवलपमेंट पे, और दूसरी जगह से कटौती करनी होगी, तभी ये संभव है। तो इसमें अल्टीमेट काम तो हमारे गवर्नमेंट का ही है और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्हीं का है। और उन्हें ये जब समझ में आएगा कि इनकी तरक्की से ही हमारी तरक्की भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मुख्य समाज की तरक्की भी इन पर निर्भर है। अगर समाज का एक बहुत बड़ा तबका भूखा नंगा और बेरोजगार है तो आपको भी परेशानी हो जाती है, बड़े लोगों को भी परेशानी होनी लाजमी है। उनके वहाँ अगर बड़े पैमाने में बीमारी होती है तो आप लोगों को भी देर सवेरे वो बीमारी फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए समाज को बनाने के लिए पहला नियम यही है, एक बेहतर समाज को बनाने के लिए, कि बुनियादी ज़रूरत सबकी पूरी हो और उसके बाद सब मिलकर नैतिकवान जीवन जिएं और उस ब्रह्म को पाने के रास्ते पर चलें। तभी वो समाज कहलाएगा, तभी वो समाज कलेक्टिव स्पिरिट से जब वो एक दिशा में चलेगा तभी वो समाज कहलाने लायक होगा। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि एक वक्त था कि हमारा समाज गाइडेड था क्षत्रियों से, एक वक्त था कि हमारा समाज गाइडेड था विप्रों से, और एक वक्त आया है या आ चुका है, हर कंट्री में, हर देश में वो आ चुका है, वो है वैश्य युग। अब पैसे वालों का युग बन गया है। आज से 2000 साल पहले किसी भी वैश्य को इतना सम्मान और इतनी वाहवाही और इतना
पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी जो आज मिल रही है या आज से 200-300 साल पहले से मिल रही है। तो इसीलिए वैश्यों के नियम कानून ही सब जगह अप्लाई होने शुरू हुए। तो वैश्य चिंतन में अगर परिवर्तन आए तो डेफिनेटली अंबेडकर साहब की कोशिशों को और कामयाबी मिल सकती है। उन्होंने समाज के ख़ास वर्ग के लिए जो काम किया है वो और आगे बढ़ सकता है। और अगर भारत के जो 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें करीब 30 से 40 करोड़ लोग अवहेलित सेक्शन में आते हैं, ये भी अगर इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो जाए, ये भी अगर इकोनॉमिकली इस तरह से हो जाए कि सर उठा के जी सके, इनके भीतर किसी भी तरह की कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, इनके भीतर कभी इस तरह का बोध ना हो कि हम अशिक्षित हैं या हम कमज़ोर सेक्शन से हैं या हमारा ख़ानदान कमज़ोर है, इन्हें मेन सोसाइटी का वैसा मजबूत हिस्सा बना जाए तो सोसाइटी वापस लहलहा सकती है और हम और तरक्की, सही मायनों में तरक्की कर सकते हैं। तरक्की शब्द से जुड़ा एक और बात कहना चाहूँगा, जिसे हम प्रगति कहते हैं। प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ये एक टर्म है जिस पर बहुत लोग बात करते हैं। हम सही अर्थों में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारी सारी प्रोग्रेस एक ही दिशा में जा रही है, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहें या मटीरियल वर्ल्ड कहें। जीवन के 3 आयाम हैं, मैटर, एनर्जी एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और जब तक सबका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, एक एक व्यक्ति का, साथ में पूरे समाज का, तब तक हम इसे प्रगति नहीं कह सकते। और सही अर्थ में प्रगति क्या है, इस पर फिर कभी कहूँगा जब मैं अपने सोशो पॉलिटिकल आइडियाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज का दिन आपको ये याद दिलाए कि हमें अंबेडकर जी के कंट्रीब्यूशन को याद रखना है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, और वो जो भी हमारे आसपास जितना हम कर सकते हैं अपने आसपास इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, हम ईमानदारी से करें। अगर उन्हें रोज़गार दिला सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ फ्रीबीज देना सही नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी देना बिल्कुल सही है। शिक्षा देना सही है, उन्हें जॉब दिलाना सही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सही है, और उन्हें एक मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाना सही है, उनके समय का सदुपयोग हो, ये सब सही है। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को के एग्जाम्पल को लेकर ही चलें तो वो हमारे हाथ पाँव हैं। तो अगर हमारे हाथ पाँव ही अपंग हो जाएंगे तो जाहिर है शरीर कैसा दिखेगा। हमारी सोशल बॉडी जो बड़े उच्च मस्तक से चल रही है, अच्छा धड़ है, लेकिन हाथ पैर अगर हमारे कटे हों, फटे हों और जगह जगह से उसमें चोटें लगी हों, तो ये बॉडी कैसी दिखेगी? ये तो सुंदर बॉडी नहीं होगी। तो सुंदर बॉडी बनाने के लिए हमें अवहेलित समाज को आगे लाना ज़रूरी है। और इस अंबेडकर जयंती के दिवस पर मैं खुद को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ और अपने सब साथियों को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जितना संभव हो सके हम इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमेशा करें। धन्यवाद, नमस्कार।